बार की बात है। एक गांव में रवि नाम का आदमी रहता था। रवि सब्जी लगाने का काम करता था, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी वो अच्छा नहीं कमा पाता था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान था। एक दिन रवि काम से लौटता है। घर पर उसकी पत्नी गंगू उसका इंतजार कर रही थी। आज तो बहुत देर हो गई जी, कहाँ रह गए थे? क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है मैं फालतू में घूमता रहता हूँ? अरे काम पर गया था, लेट हो गया। जब देखो जासूसी करती रहती हो मेरी। रवि की बात सुनकर गंगू कहती है, अरे आप तो फिजूल में गुस्सा कर रहे हैं, मैं तो बस आपकी चिंता कर रही थी। तभी रवि के बच्चे पिंकी और राहुल वहाँ आ जाते हैं और रवि से बोलते हैं, पापा कल हमारा स्कूल पिकनिक पर ले जा रहा है, मैं भी जाऊँ क्या? कहीं नहीं जाना है पिंकी, चुपचाप घर पर बैठो और पढ़ाई करो। वैसे भी हमारे पास पैसे नहीं हैं। पापा आपके पास तो कभी पैसे नहीं रहते। एक छोटी सी फरमाइश की है हमने, आप वो भी पूरा नहीं कर सकते? राहुल की बात सुनकर रवि को गुस्सा आ जाता है और वो रवि को जोर से थप्पड़ मार देता है। ये देख गंगू भी गुस्से में आ जाती है और रवि को धक्का देते हुए बोलती है, तुम्हें जरा सी भी अकल नहीं है क्या? अगर तुम अच्छा नहीं कमा पाते हो तो इसमें इन बच्चों की क्या गलती है? अगर दोबारा मेरे बच्चों पर हाथ उठाए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गंगू की बात सुनते ही रवि आग बबूला हो जाता है। मुझसे जुबान लड़ाती है, अभी मजा चखाता हूँ। लेकिन रवि गुस्से में गंगू को कुछ ज्यादा ही मार देता है, जिसकी वजह से गंगू बेहोश हो जाती है और मर जाती है। ये देख राहुल बोलता है, बस करें पापा, मम्मी बेहोश हो गई है। हम आगे से आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, आप मम्मी को छोड़ दो। राहुल और पिंकी की बात सुनकर रवि रुक जाता है और नीचे गिरी गंगू के पास जाता है और उसे देखता है, लेकिन गंगू मर चुकी होती है। ये देख रवि डर जाता है। ये गंगू तो मर गई, मैं क्या करूं? पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी, मैं क्या करूं? अपनी मरी हुई माँ को देखकर राहुल और पिंकी गुस्से में आ जाते हैं। पिताजी आपने ये सही नहीं किया, आपने माँ की जान ले ली। हम अभी पुलिस को बुलाकर आपको पकड़वाते हैं। राहुल की बात सुनकर रवि और भी ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। राहुल और पिंकी अपनी माँ गंगू के पास खड़े रोते रहते हैं। गांव वालों को राहुल और पिंकी कुछ नहीं बताते और गांव वाले गंगू का अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन रात में, राहुल भैया मुझे अकेले घर में बहुत डर लग रहा है और भूख भी लगी है। पिंकी की बात सुनकर राहुल बोलता है, पिंकी डरने की क्या बात है, मैं हूँ ना, मेरे रहते तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम रुको, मैं आता हूँ। राहुल खाने की तलाश में घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता और वो खाली हाथ वापस आ जाता है। लगता है पिंकी हमें आज खाली पेट ही सोना पड़ेगा। मुझे बाहर कुछ भी नहीं मिला और घर पर भी कुछ नहीं है। राहुल की बात सुनकर पिंकी बोलती है, तुम चिंता मत करो भैया, मुझे अब भूख नहीं लगी है। फिर राहुल और पिंकी सिर्फ पानी पीकर सो जाते हैं। रात में घर पर जोरों से दस्तक होती है। राहुल और पिंकी नींद से उठ जाते हैं। फिर राहुल जाकर दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर गंगू की आत्मा खड़ी होती है। गंगू की आत्मा को देख राहुल खुश हो जाता है। गंगू की आत्मा घर के अंदर आ जाती है। पिंकी भी अपनी माँ की आत्मा को देखकर खुश हो जाती है और गंगू की आत्मा से लिपट जाती है। गंगू की आत्मा भी अपने बच्चों को देखकर रोने लगती है और बोलती है, सही कहा मेरे बच्चों, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा पाई और देखो भगवान ने भी मुझे वापस भेज दिया है तुम्हारे पास। फिर गंगू अपने पास से राहुल और पिंकी को रोटी देती है। दोनों भरपेट खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह गंगू राहुल और पिंकी को लेकर दूसरे गांव में चली जाती है और रूप बदलकर अंडे की रेड़ी लगाने लगती है। मैं उस गांव से तो बाहर आ गई हूँ भगवान, ताकि मुझे कोई पहचान ना सके। हे भगवान मेरी मदद करना, ताकि मैं अपने बच्चों को अच्छे से रख पाऊँ। फिर गंगू रोज अंडे की रेड़ी लगाती और अंडे और ऑमलेट बना बना कर बेचती। उसके ऑमलेट और अंडे बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होते, जिसकी वजह से दूर दूर से लोग उसके पास आने लगे। गंगू बहन, तुम जो ऑमलेट बनाती हो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मैंने उतना बढ़िया ऑमलेट कभी नहीं खाया। गांव वाले की बात सुनकर गंगू की आत्मा बोलती है, सही में भैया, लेकिन मेरे पति को तो मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है।
अच्छा बहन, माफ करना, आपके पति को फिर कुछ नहीं आता जाता, उसे नहीं पता स्वाद का। हाँ। जैसे जैसे समय बीतने लगा, गंगू की कमाई बढ़ने लगी और राहुल और पिंकी भी खूब खुश रहने लगे। लेकिन शायद उनकी किस्मत में ज्यादा दिन खुश होना नहीं लिखा था। गंगू से जलने वाले भी बहुत हो गए थे। एक दिन राणा नाम का दूसरा रेडी वाला अपने दोस्त काला से बोलता है, जब से ये गंगू यहाँ रेडी लगाने लगी है, तब से हमारी बिक्री बंद हो गई है। पता नहीं मनहूस औरत लोगों पर क्या जादू करती है। मन तो करता है इसका गला दबा दूं। सही कह रहे हो भैया, चाहता तो मैं भी यही हूँ। जब से आई है हमारी तो कमाई ही बंद करवा दी। फिर काला और राणा गंगू को मारने का प्लान बनाते हैं और एक आदमी को गंगू को मारने के लिए बुलाते हैं। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रवि होता है, जो कि एक गुंडा बन चुका होता है। तुम दोनों चिंता मत करो, उस अंडे वाली की मैं भुर्जी बना दूंगा, भुर्जी। बस तुम दोनों बताओ कि वो कहाँ मिलेगी। फिर रवि काला और राणा की बताई जगह पर गंगू की रेड़ी के पास पहुंच जाता है और गंगू को पीछे खड़े होकर बोलता है, ए औरत, तूने मेरे दोस्तों का काम चौपट कर रखा है। आज तेरा आखिरी दिन है। आज के बाद तू कोई भी रेडी नहीं लगा पाएगी। रवि की बात सुनकर गंगू की आत्मा पलटती है। रवि गंगू को देखकर हैरान रह जाता है और डरते हुए बोलता है, गंगू, तू जिंदा कैसे हो गई? मैंने तो तुझे अपने हाथों से मारा था। रवि की बात सुनकर गंगू हंसने लगती है और बोलती है, तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है, इसलिए शायद भगवान ने मुझे वापस भेजा है और मैं गंगू नहीं उसकी आत्मा हूँ, समझा। तभी गंगू अपने डरावने चुड़ैल के रूप में आ जाती है और रवि को गर्दन से पकड़कर उठा लेती है। रवि दर्द और दम घुटने की वजह से तड़पने लगता है। छोड़ दे मुझे गंगू, जाने दे, माफ कर दे। मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, माफ कर दे। तभी वहाँ पिंकी और राहुल भी आ जाते हैं। रवि की ऐसी हालत देखकर राहुल और पिंकी गंगू के पास जाते हैं और बोलते हैं, माँ, आप पिताजी को मत मारो, इनके खून से अपने हाथ मत रंगो, हम दोनों यही चाहते हैं। पिंकी और राहुल की बात सुनकर गंगू रवि को दूर फेंक देती है और बोलती है, देखा दुष्ट, तेरे इतना बुरा करने पर भी मेरे दोनों बच्चे तेरी जान बचाना चाहते हैं। जा, यहाँ से चला जा। लेकिन तभी वहाँ काला और राणा आ जाते हैं और पिंकी और राहुल को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, बहुत हुआ तुम दोनों का मिलन। गंगू, तूने हमारे काम धंधे में बहुत नुकसान किया है, आज उसका बदला लेंगे हम दोनों। ऐसा कहकर राणा और काला अपने एक हाथ में चाकू निकाल लेते हैं और राहुल और पिंकी की गर्दन पर रख देते हैं। लेकिन तभी वहाँ खड़ा रवि उन दोनों को जोर से धक्का देता है। राणा और काला गिर जाते हैं, जिसकी वजह से राहुल और पिंकी आजाद हो जाते हैं। ये तूने क्या किया रवि? अब इनसे पहले तेरा नंबर आएगा। ऐसा कहकर राणा और काला रवि को चाकू मार देते हैं। रवि घायल होकर गिर जाता है। गंगू को बहुत गुस्सा आता है और वो उन दोनों को उठाकर दूर फेंक देती है, जिसकी वजह से काला और राणा दोनों मर जाते हैं। गंगू रवि के पास जाती है और बोलती है, आज तुमने मेरे दोनों बच्चों की जान बचाई है, इसकी वजह से मैं तुम्हारे सारे पुराने पाप माफ करती हूँ। गंगू की बात सुनकर रवि रोने लगता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो गंगू, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। रवि की बात सुनकर गंगू बोलती है, तुम्हें मैं माफी तभी दूंगी जब तुम अपने बच्चों को संभालोगे और उनका ख्याल रखोगे। मैंने अपने दोनों बच्चों के नाम बहुत पैसा छोड़ा है और अब ये अंडे की रेडी तुम संभालो। मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगा गंगू, और आगे से पैसों के पीछे भी नहीं भागूंगा, मेहनत करूंगा। हाँ, मेहनत। फिर गंगू की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। एक शहर में एक बहुत ही बड़ा परिवार रहता था। हरी एक ऑफिस में काम किया करता था। एक दिन हरी जब घर आता है तो सबको एक खुशखबरी सुनाता है। अरे कहाँ हो सब, जल्दी आओ, जल्दी। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ हरी, क्यों शोर मचा रहे हो? अरे बाबूजी, बात ही कुछ ऐसी है कि क्या बताऊं। पहले जरा विमला को आने दो, फिर बताता हूँ। हाँ जी, मैं भी आ गई। अब बताओ क्या हुआ?
जिस घर के लिए मैं 4 साल से केस लड़ रहा था वो आज मैं जीत गया। क्या सच में? हे भगवान, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हाँ, अब हमें इस छोटे से घर में नहीं रहना पड़ेगा। हाँ माँ, अब तो अगले हफ्ते ही हम उस नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। वो घर सालों से बंद पड़ा है तो उसमें अभी कुछ काम करवाना पड़ेगा बस। कोई नहीं जी, इतने साल इंतजार किया है तो कुछ दिन और सही। हरी अपने उस घर की मरम्मत करवाने लगता है। वो घर काफी बड़ा होता है और उसमें बहुत सारे कमरे और एक सुंदर सा बगीचा भी होता है। हरी तो बस दिन गिन रहा होता है कि कब वो अपने परिवार के साथ उस घर में शिफ्ट होगा। उस घर को ठीक करने के लिए हरी ने कुछ लोगों को काम पर लगा रखा होता है। एक दिन जब उस घर में काम चल रहा होता है तो हरी को अपने पीछे एक परछाई महसूस होती है। वो जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। अभी तो यहाँ कोई न कोई था, शायद मेरा वहम होगा, क्या पता कोई मजदूर हो। ऐसा हरी के साथ 2-3 बार होता है पर कभी उसे कोई दिखाई नहीं देता। घर की मरम्मत का काम भी खत्म हो जाता है और पूरा हफ्ता कैसे बीत जाता है पता भी नहीं लगता। हरी और उसका पूरा परिवार फिर उस नए घर में रहने के लिए आ जाते हैं। सब इतना बड़ा घर देखकर बड़े ही खुश होते हैं, पर बच्चे सबसे ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें खेलने के लिए काफी बड़ी छत और बगीचा जो मिल गया होता है। ये घर सच में बड़ा ही सुंदर है, पर इतने बड़े घर में मुझे एक काम वाली तो चाहिए ही होगी। हाँ, मैंने पहले ही एक काम वाली से बात कर ली है, वो शाम से काम पर आ जाएगी, तुम चिंता मत करो। ठीक है। शाम को शांति नाम की एक काम वाली आती है जिसे बिमला काम पर रख लेती है। बिमला को शांति के आने से काफी आराम मिलता है। एक दिन जब बिमला बगीचे की साफ सफाई कर रही होती है तभी वहाँ एक आदमी आता है। वो आदमी दिखने में कुछ अजीब ही होता है। आप कौन और क्या काम है? जी मैम साहब, मैं शांति का पति हूँ। वो शांति ने बताया था कि आपको एक धोबी की भी जरूरत है तो इसीलिए मैं आ गया। हाँ, धोबी की तो बहुत ही जरूरत थी। काफी कपड़े हो गए, ऊपर से पर्दे, चादर और जाने क्या क्या। मेरे तो बिल्कुल बस का नहीं है जो मैं इतने कपड़े धो पाऊँ। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कपड़ा फटाफट धो दूंगा, आप बस मुझे कपड़े लाकर दे दो। ठीक है, मैं अभी लेकर आई। बिमला अंदर से कपड़े लाती है और उन सब कपड़ों की एक गठरी बनाकर उस धोबी को देने लगती है। देखो, कपड़े बिल्कुल अच्छे से चमकने चाहिए। मेरे पति को गंदे कपड़े जरा भी पसंद नहीं है। अरे मेम साहब, आप परेशान ना हो, मैं बहुत अच्छे से कपड़े धोऊंगा। हाँ। बिमला अब जाकर चैन की सांस लेती है। उसे शांति और धोबी की वजह से बड़ा ही आराम मिलता है। शांति अपनी सफाई में लग जाती है और धोबी भी कपड़े लेकर वहाँ से चला जाता है। बिमला आराम से बगीचे में जाती है क्योंकि उसे तो घर का कोई काम करना ही नहीं पड़ता। कुछ देर बाद धोबी वापस आ जाता है। बिमला दोबारा उस धोबी को आते देख हैरान होती है। हे भगवान, ऐसा ना हो कि ये कपड़े धोने को मना कर दे। ये लीजिए मैम साहब, आपके कपड़े। अरे भैया, क्या बात हो गई? आपको पैसे कम लग रहे हैं तो मैं कुछ पैसे भी दे सकती हूँ, पर आप ऐसे कपड़े धोने से मना मत करना। आप ये कैसी बात कर रही हो मेम साहब, मैं तो कपड़े धोकर ही लेकर आया हूँ। कपड़े धोकर भी ले आए? पर तुम अभी तो कपड़े लेकर गए थे, तो इतनी जल्दी कैसे कपड़े धुलकर सूख भी गए? अरे मेम साहब, मैं बहुत ही फटाफट काम करता हूँ, यही तो खूबी है मेरी। चलो अच्छी बात है, मैं तुम्हारा हिसाब महीने के आखिर में किया करूँगी। बाकी तुम कपड़े लेने हर 2 दिन बाद आ जाए करना। कभी अगर कपड़े नहीं हुए तो मैं शांति को बता ही दूंगी। नहीं नहीं मैम साहब, उसको नहीं बताना, मैं खुद ही आ जाया करूँगा। कपड़े हुए तो ठीक और नहीं भी हुए तो भी ठीक। अब तो हर 2 दिन बाद वो धोबी कपड़े लेने आया करता, पर वो कुछ ही देर में कपड़े धोकर वापस भी ले आता था। बिमला को ये बात बड़ी अजीब लगने लगी थी। गर्मियों हो या ठंड, पर कोई भी कैसे इतनी जल्दी कपड़े धोकर और उन्हें सुखाकर वापस ला सकता है। एक दिन इस बारे में शांति को बोल ही देती है। शांति, तुम्हारा पति बड़ी जल्दी ही काम नहीं कर देता? मेरा पति? आप मेरे पति को कैसे जानती हो? कैसी बातें कर रही हो शांति, तुम्हें तो पता ही है कि वो हमारे कपड़े धोता है। मेरे पति कपड़े धोता है? ये आप क्या बोल रही हो मालकिन? मेरा पति तो दूध बेचता है, वो कब से कपड़े धोने? अरे पर तुमने ही तो उसे यहाँ भेजा था। आप ये सब क्या बोल रही हो मेम साहब? मैं उसे क्यों यहाँ भेजूंगी? वो दूध बेचता है और सुबह से शाम तक शहर से बाहर रहता है। उसे तो आपके घर का रास्ता भी नहीं पता, तो वो यहाँ कैसे आ सकता है? वो तुम्हारा पति नहीं है तो आखिर ऐसे झूठ बोलकर कौन हमारे घर आ रहा है? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। एक तो मुझे पहले से ही अजीब लग रहा था क्योंकि कोई भी 10 मिनट में ढेर कपड़े धोकर और उन्हें सुखाकर कैसे ला सकता है? 10 मिनट में? क्या बात कर रही हो मेम साहब? मुझे तो जरूर ये राजू ही लग रहा है। राजू? ये राजू कौन है?
वो एक धोबी था मेम साहब। एक दिन जब वो नदी के पास बैठकर कपड़े धो रहा था तो अचानक जाने कहां से वहां एक मगरमच्छ आ गया और उसे खा गया। उसके मरने के बाद भी बहुत बार लोगों ने उसी जगह किसी को कपड़े धोते देखा है, जबकि वहां तो कोई धोबी नहीं जाता। मुझे तो तुम्हारी ये बात सुनकर बहुत ही डर लग रहा है। अगर वो कोई भूत है तो अब मैं क्या करूंगी? आप घबराओ मत मेम साहब। एक काम करो, आज या कल जब भी वो धोबी कपड़े लेने आएगा तो बिल्कुल वैसे ही रहना जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। उसके बाद आप और मैं उसका पीछा करके देखेंगे कि आखिर में वो सच में भूत है भी या नहीं। हाँ, ये सही तरीका है। पर तुम मेरे आसपास ही रहना क्योंकि मुझे बहुत ही डर लग रहा है। आप चिंता मत करो मेम साहब, मैं आपके आसपास ही रहूंगी। अगले दिन जब शांति और बिमला दोनों रसोई में काम कर रहे होते हैं तभी कोई बेल बजाता है। बिमला और शांति दोनों चौंक जाते हैं। लगता है वही धोबी आया है। इस वक्त वही आता है। आप डरो मत और जाकर दरवाजा खोलो। बिमला और डरते डरते बाहर जाकर दरवाजा खोलती है तो सच में वही धोबी बाहर खड़ा होता है। बिमला के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो डरते डरते उससे पूछती है, तुम आ गए? हाँ मैम साहब, अब जल्दी से मुझे कपड़े ला कर दे दो। बिमला जल्दी से अंदर जाती है और ढेर सारे कपड़े लाकर धोबी को दे देती है। उसके बाद धोबी वहाँ से चला जाता है। धोबी के निकलते ही बिमला शांति के पास जाती है और फिर दोनों मिलकर उस धोबी का पीछा करती हैं। धोबी कुछ ही दूरी पर जाकर एक भूत में बदल जाता है। हे भगवान, ये तो सच में भूत ही है। मैंने आपसे कहा था ना मेम साहब कि मुझे वो राजू का भूत ही लग रहा है। देखो मेरी बात सच हो गई। हाँ शांति, ये तो सच में भूत निकला। मुझे तो कभी शक ही नहीं हुआ था। खैर अब हम क्या करें? ये भूत मेरे ही घर क्यों आता है और चाहता क्या है? वो तो हमें इसके पीछे पीछे जाना पड़ेगा, तभी शायद कुछ पता चले। शांति और बिमला दोनों भूत का पीछा करती हुई नदी तक पहुंच जाती है। वहाँ भूत सारे कपड़े लेकर एक किनारे बैठ जाता है और फिर उनको पटक पटक कर धोने लगता है। शांति और बिमला दोनों एक पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देख रही होती हैं। बस एक दिन और बाकी है। कल अमावस की रात है। कल हरी के कपड़े धोने के बाद रात को मुझे उस आदमी का शरीर मिल जाएगा। फिर मुझे भूत की जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं है। हे भगवान, ये भूत क्या बोले जा रहा है? ये तो मेरे पति के कपड़ों पर जादू कर रहा है ताकि उनके शरीर पर कब्जा कर सके। मुझे उनको बचाना होगा। आप जल्दी से मेरे साथ चलो। पर कहाँ शांति? मैं किसी को जानती हूँ जो हमें इस मुसीबत से निकाल सकता है। चलो अब जल्दी चलो, हमारे पास वक्त नहीं बचा है। शांति बिमला को एक तांत्रिक के पास लेकर जाती है। वो तांत्रिक को सारी बात बताती है। मैं सब समझ गया हूँ। तुझे डरने की जरा भी जरूरत नहीं है। ये ले भभूत, और आज रात जब तेरा पति अपने गंदे कपड़े उतारेगा तो ये उन कपड़ों में छिड़क देना, और फिर जब वो भूत कल तेरे घर आएगा तो वो कपड़े उसे धोने को दे देना। बिमला बिल्कुल वैसा ही करती है। वो घर जाकर अपने पति के गंदे कपड़ों में भभूत छिड़क देती है और बाकी कपड़ों के साथ एक पोटली में बांध देती है। अगले दिन फिर से वही भूत धोबी के भेस में कपड़े लेने आता है। बिमला उसे वो पोटली पकड़ा देती है। फिर वो धोबी का पीछा करने लगती है। धोबी वो पोटली लेकर वही नदी के किनारे जाता है और रात होने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही अंधेरा होता है वो भूत उस पोटली को खोलकर उसमें से हरी के कपड़े निकालकर जादू करना शुरू कर देता है। अब मैं इन कपड़ों पर जादू करके इनको पहन लूंगा और फिर हरी के शरीर को अपने वश में कर लूंगा। उसके बाद मेरे पास अपना एक शरीर होगा। भूत जादू करने के बाद जैसे ही उन कपड़ों को पहनता है तो कुछ ही देर बाद उसका शरीर आग की तरह जलने लगता है। भूत बुरी तरह चिल्लाने लगता है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मैं जल क्यों रहा हूँ? ये मुझे क्या हो रहा है? कुछ ही देर में उसका शरीर राख बन जाता है। बिमला खुशी खुशी अपने घर जाती है और अगले दिन शांति